आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के न्यू सिलेबस के अनुसार मेंडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले भारत पर पहला सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध विजय कर ली थी। मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी था, इसने अरबों के नेतृत्व में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर सबसे पहला सफल अरबी मुस्लिम सफल आक्रमण जो था 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्यकालीन भारत यहीं से स्टार्ट होता है जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत तथा 713 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता? 712 ईस्वी में तथा 713 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों आपको बता दें कि अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम इस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण नहीं किया था कि उसे भारत में राज करना है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारा देश प्राचीन काल में। तो यहाँ के धन को लूटना और यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस अर्थात इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसका मतलब ये नहीं था कि हमें भारत में राज करना है, सिर्फ उसने इस वजह से भारत पर आक्रमण किया था कि हम भारत के धन को लूटेंगे और लूट कर फिर अरब वापस चले जाएंगे और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महमूद गजनवी उसके बाद में आता है। महमूद गजनवी अब अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गजनवी का शासक था। कहाँ का शासक था? महमूद गजनवी। उसके बाद में आता है महमूद गजनवी अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गजनवी का शासक था। और दोस्तों आपको बता दें कि इस राज्य को गजनी का राज्य भी कहते हैं और इसका संस्थापक अल्पतगीन था। और जो महमूद गजनवी था दोस्तों, वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन वहाँ का शासक बना था और उसके बाद में महमूद गजनवी जो कि गजनवी का शासक हुआ करता था, जिसे गजनी का राज भी कहते हैं, वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। दोस्तों आपको बता दें कि उसने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य कुल 17 भारत पर आक्रमण किए। भारत पर उसने कुल कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। और दोस्तों आपको बता दें कि उसमें से सोमनाथ मंदिर पर जो उसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो महमूद गजनवी भारत कब से कब आया? 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में आया था दोस्तों। और इसने कुल भारत पर 17 आक्रमण किए। तो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने कितने टोटल आक्रमण किए थे, तो टोटल 17 आक्रमण किए थे। दोस्तों आपको बता दें कि महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो 1025 ईस्वी में कि कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो उसी पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो आक्रमण था महमूद गजनवी का, वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। दोस्तों यहाँ से उसने बहुत सारे सोने को लूटा था। और इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। दोस्तों जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। दोस्तों आपको बता दें कि उसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी एवं फारूकी जैसे विद्वान रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के। दोस्तों आपको बता दें कि जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरनी था। जो महमूद गजनवी जब 11वीं शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी कहने का मतलब है एट मीन्स मेरा कि 1000 बाद से जब कोई 1000 के बाद जब कोई ईस्वी चलने लगती तो 11वीं शताब्दी में गिना जाता है। जैसे कि इस समय हम 21वीं शताब्दी की ओर है, क्योंकि हम 2000 प्लस चल रहे हैं, तो कहने का मतलब हम 21वीं सदी की ओर हैं। तो वैसे ही 11वीं सदी, चूँकि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में भारत आया था महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार था अलबरूनी था। और पुराणों का अध्ययन तथा संस्कृत सीखने वाला अलबरनी पहला मुस्लिम इतिहासकार था। कौन था मुस्लिम इतिहासकार पहला? अलबरनी। जो पुराणों का अध्ययन और संस्कृत सीखने वाला था अलबरनी था, वह पहला मुस्लिम इतिहासकार था। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत की खोज, जिसे अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है, भारत की खोज, इसे अलबरूनी ने लिखा और फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी जारी किए। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब उसके बाद में दोस्तों महमूद गजनवी का उद्देश्य भी ये नहीं था कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे और वहाँ पर शासन करेंगे। इसका भी उद्देश्य वही था जो मोहम्मद बिन कासिम का था, अर्थात हम भारत से सिर्फ धन को लूटेंगे और धन लूटकर फिर अपने देश वापस चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी के बाद वापस आया, जिसे मोहम्मद गजनी भी कहा जाता था। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने भी आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी भारत में कब से कब तक रहा, 1175 से 1206 ईस्वी तक। महमूद गजनवी के बाद भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने पहली बार पराजित किया था। जबकि दोस्तों आपने अभी पढ़ा है कि भीम प्रथम शासक गुजरात का था जब मोहम्मद गजनवी आया था, लेकिन मोहम्मद गौरी के समय भीम द्वितीय अर्थात मूलराज द्वितीय ने पहली बार मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। अर्थात जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया तो पहली बार में उसे मुँह की खानी पड़ी, अर्थात भीम द्वितीय अर्थात मूलराज द्वितीय ने उसे पहली बार में ही पराजित कर दिया। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी ने फिर एक नई रणनीति सेट किया और मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। इसका उद्देश्य कतई धन लूटना नहीं था। ये सोच रहा था कि भारत में हम अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे और भारत में अपना साम्राज्य बसाएंगे। तो मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया और दोस्तों आपको बता दें कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को भी पराजित किया था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1194 में क्या हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें कन्नौज के जो गढ़वाल राजा थे जयचंद, इन्हें किसने हराया था, मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो मोहम्मद गौरी था, इसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति की मूर्ति बनी हुई है, लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई, और दूसरी तरफ कलमा अर्थात अरबी में लिखा हुआ। खुदा होने का मतलब लिखा होना। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक मुस्लिम शासक था और इस पर हिंदू देवी की एक आकृति मिलने की वजह से ये परीक्षा में बहुत ही पूछी जाती, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। क्योंकि मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक था और देवी लक्ष्मी हिंदू धर्म की पवित्र देवी हैं, हम उन्हें माँ के समान मानते हैं। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी दोस्तों, इस बात को अब इम्पोर्टेंट है, लर्न रखिएगा। और दूसरी तरफ क्या हुआ था, उस सिक्के के कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ था। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। कहने का मतलब है 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ था। अर्थात पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था, उसने मोहम्मद गौरी को 1191 के तराइन के युद्ध में हरा दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उस समय मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई और इसके पश्चात अपना हुआ आया दिल्ली सल्तनत, जो कि अपना टॉपिक है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत टोटल 1206 से 1526 ईस्वी तक था। अर्थात दिल्ली सल्तनत का टोटल कार्यकाल कितना था, 1206 से 1526। और दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत पर 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दोस्तों इस वंश को याद करने की एक ट्रिक है, जिसे सिंपल आप याद रखिएगा। गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले, गुलाब खिले तो सुगंध लो। दोस्तों मैंने बोल दिया है, इसमें सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो कहने का मतलब है आप इसे लर्न रखिएगा। इस ट्रिक से आप कभी भी इस वंश को क्रम वाइज, कभी कभी सीरियल में आता है कि ऐसे वंश 4-5 वंश दे देगा, बोलेगा आप इसे क्रम से लगाइए। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब में गु आ रहा है पहले, तो गु से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। और खिले में खा आ रहा है, तो खा से खिलजी वंश, तो से तास फॉर तुगलक वंश, और सा फॉर सैयद वंश, सुगंध मतलब सा मतलब सैयद वंश, और लो मतलब लोधी वंश। तो कहने का मतलब गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत की इन 5 वंशों का कई बार एग्जाम में क्रम पूछा गया कि आप इन्हें क्रम से लगाइए। बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम आपसे पूछेगा ऐसे कि शुरू से अंत तक या अंत से शुरू तक क्रम लगाइए। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। कौन सी ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले में गु आ रहा है, गौफार यानी गुफार गुलाम वंश, जैसे मामलुक वंश भी कहा जाता था। और उसके अंदर गुलाब खिले, खिले में खा आ रहा है, तो खा से हो जाएगा खिलजी वंश।
और उसके बाद गुलाब खिले तो में तारा, ता से तुगलक वंश, और सुगंध में सारा, तो सा से सैयद वंश, लो से लो आ रहा है आखिरी में, तो लो फाल लोधी वंश। तो कहने का मतलब आप इसे याद कर पाए होंगे, गुलाब खिले तो सुगंध लो, आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि ये ट्रिक है। तो ट्रिक से कुछ चीज़ें ही याद करी जा सकती हैं जो कि सिंपल होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मैं आपको यहाँ ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों की ट्रिक बताएंगे जिनसे याद करना आसान हो। दोस्तों हर चीज़ की यदि आप ट्रिक लगाने लगेंगे ना, तो आपको उस टॉपिक से ज़्यादा तो ट्रिक ही याद करनी पड़ जाएगी और आप ट्रिक एग्जाम में भूल भी जाते हैं। दोस्तों इसलिए हमें बेसिक से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों की ट्रिक भी ज़रूरी होती है। जैसे जो चीज़ें जल्दी से याद नहीं हो रही हैं तो उनकी यदि हम ट्रिक देख लेते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाता है। तो दोस्तों दिल्ली पर तुर्क शासकों में सबसे लंबा शासनकाल तुर्कों का था, 94 वर्ष तुगलकों का था। तो और सबसे कम किसका शासनकाल रहा? खिलजी का। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा है, तो तुगलक वंश, जिसने 94 वर्षों तक तुगलक वंश चला। तो 94 वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल तुगलकों का रहा है, और जो सबसे कम कार्यकाल रहा वो 30 वर्ष खिलजी वंश का रहा है। दोस्तों इस टॉपिक को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा में। दोस्तों आपको बता दें कि अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश पढ़ेंगे दोस्तों। तो गुलाम वंश पढ़ने का मतलब है मेरा वो 1206 से 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश था। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 से 1210 में की गई थी। और दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि आप इसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में करी थी, परंतु इसका वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। दोस्तों आपको बता दें कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। गुलाम वंश को और क्या कहा जाता है? ममलूक वंश। क्या कहा जाता है? ममलूक वंश। ममलूक या मामलूक वंश भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो गुलाम वंश या दास वंश, गुलाम को दास भी तो कहा जाता है। तो दोस्तों आप क्या कभी ये नहीं सोचे कि इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ गया? दोस्तों आपको बता दें कि जब मोहम्मद गौरी, चूँकि यहाँ रुका नहीं, मोहम्मद गौरी ने भारत के उन इलाकों को जीत कर जो उनके दास थे, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने अपने दास अर्थात गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये राज्य सौंप कर फिर वापस चला गया। इस वजह से ये गुलामों का सा वंश हुआ, क्योंकि गुलाम लोगों ने इस वंश को आगे बढ़ाया, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा या मामलूक वंश पड़ा, या दास वंश भी आप किसे कह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 से 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि गुलाम वंश टोटल कितना चला था? 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। दोस्तों आपको बता दें परंतु इसका जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश को माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, क्योंकि हो सकता है दोस्तों आगे लिखा भी हो, ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण पहले जिस जगह पर कराया गया है वहाँ पहले एक संस्कृत मंदिर था हिंदू धर्म का, तो उसी को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। और दिल्ली में उन्होंने कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद बनाई, जो कि हिंदू और जैन जो मंदिरें बनी थी उन्हीं को तोड़ करके कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 चीज़ें बनाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया और दिल्ली में कुव्वत-उल इस्लाम नामक मस्जिद भी बनाई। दोस्तों आपको बता दें कि असीम उदारता एवं दानशीलता के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदार और दानी था। तो दान देने की वजह से इसका नाम एक नाम और लाख बख्श भी था। और वो दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो यहाँ रुका ही नहीं, उसने सिर्फ यहाँ पर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वो जीत करके वापस लौट गया। दोस्तों आपको बता दें कि जब ऐबक की मृत्यु हुई, घोड़े पर चढ़कर खेला जाने वाला एक खेल पोलो है, आज के समय उसे पोलो कहा जाता है, उस समय प्राचीन काल में उसे चौगान कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि जो ऐबक की मृत्यु हुई थी, चौगान अर्थात पोलो क्या होता है? घोड़े पर चढ़कर खेला जाने वाला एक खेल होता है, खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात 8 महीने के लिए उसका उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठा था, लेकिन आराम शाह के बारे में पुस्तकों में इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि आराम शाह
बहुत प्रसिद्ध शासक नहीं था। उसके पश्चात आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का दामाद था, इसने शासन को हथिया लिया और ये खुद शासक बना। और इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी शासक बनने से पूर्व बदायूं का इक़्तिदार यानी से प्रांतपति था और ऐबक का दामाद था। ये लिखा भी आगे है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से पहले आराम शाह बना था, लेकिन आराम शाह जो ऐबक का पुत्र था वो उसका उत्तराधिकारी था, वो राजा बना। लेकिन उसके बाद जब ऐबक की मृत्यु हो गई तो आराम शाह की इल्तुतमिश ने हत्या कर दी और खुद ही वहाँ का शासक बन गया। और इल्तुतमिश ने दोस्तों दिल्ली को राजधानी बना लिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के, जिन्हें चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चांदी का टका 175 ग्रेन का होता था, कई बार पूछा गया है। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने बनवाए थे? इल्तुतमिश ने। इसने अपने अरबी के शुद्ध सिक्के जारी किए। दोस्तों आपको बता दें कि जो इल्तुतमिश था, इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा कराया था। कुतुब मीनार को बनाने में 3-4 लोगों का अहम योगदान देखने को मिलता है दोस्तों, 3 लोगों का। सबसे पहले कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण शुरू करा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया। इसके बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया, थोड़ा एक मंजिल और बनवाई। लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में वो थोड़ा गिर गई थी ऊपर वाली मंजिल, तो उसे तोड़ करके एक और मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो इस प्रकार यूपीट प्लस सीपेट में कई एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं था। तो आपको बता दें कि इन तीनों का योगदान था। किनका किनका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली का प्रचलन भी किया था। दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऑलरेडी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस प्रकार हम गुलामों का गुलाम कह रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो उसने 40 गुलाम सरदारों का एक दल, अर्थात 40 लोगों का एक दल, तुर्कान चहलगानी, जिसे चालसा भी कहते हैं, जो कि प्रशासन में उसकी सहायता करते थे। तो इल्तुतमिश ने चालिसाथार तुर्कान चहलगानी का भी गठन किया था। तुर्कान चहलगानी क्या होता था? 40 गुलाम सरदारों का एक दल होता था, अर्थात 40 लोगों का एक दल होता था। और दोस्तों आपको बता दें कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो रजिया सुल्तान शासका बनी। वो इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान शासक बनी। दोस्तों आपको बता दें कि रजिया सुल्तान एक आदमी के बेस में शासन करती थी। और दोस्तों उस समय चूंकि पर्दा प्रथा चलती थी तो ये लोग को, उनके दरबार के लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। बाद में गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और 1266 से 1287 तक इसका कार्यकाल चला। दोस्तों आपको बता दें कि रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग नहीं थे, उनका ज़्यादा परीक्षा में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए वहाँ लिखा नहीं गया। और इन्होंने राजत्व संबंधी सिद्धांत भी दिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो तुर्कान चहलगानी का दमन है बलबन ने कर दिया था। अर्थात इल्तुतमिश ने पहले तुर्कान चहलगानी अर्थात चालसा दल का गठन किया था, लेकिन बलबन ने उसका दमन अर्थात उसे खत्म कर दिया तथा दरबार में सिजदा एवं पाबोस जैसी प्रथाएं प्रचलित करी। और दोस्तों क्या होता था सिजदा? सिजदा का मतलब है बलबन जब बैठा रहता था एक शासक की भांति, तो लोग उसे लेट कर प्रणाम करते थे, उसके दरबार में आने वाले लोग। तो इस प्रथा को सिजदा कहा जाता था। जबकि सुल्तान का जब कोई चरण चूमता था तो उसे पाबोस कहा जाता था, यानी पैबोस या पाबोस। और दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने प्रारंभ किया था और ये एक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार था। दोस्तों आपको बता दें कि जो बलबन था, बलबन ने लौह एवं रक्त की भी नीति अपनाई थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि लौह एवं रक्त या रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी किसने? बलबन ने। और इस नीति के द्वारा उसने अपने विरोधियों का दमन किया था। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में भी रहते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लर्न रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स या क्यूमरस। और अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। दोस्तों आपको एक पॉइंट यहाँ मैंने छोड़ दिया, उसको भी सोच रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो बता दूँ। दोस्तों आपको मैंने अभी रजिया सुल्तान के बारे में बताया है। जो रजिया सुल्तान का कार्यकाल था 1236 से 1240 तक था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सबसे पहली मुस्लिम शासका यही थी, तो इस वजह से इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक महिला मुस्लिम शासका थी, वो भी पहली महिला मुस्लिम शासका, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल रहा और भारत की प्रथम महिला शासका होने का इन्हें गौरव मिला है। और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। किससे रजिया ने विवाह किया था? अल्तुनिया से। दोस्तों अब हम गुलाम वंश को ख़त्म कर चुके हैं, अब हम कहाँ पर चलेंगे? खिलजी वंश की ओर।
दोस्तों खिलजी वंश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी 1290 में। और दोस्तों 1206 से 1290 तक कौन सा वंश चला था? गुलाम वंश। और 1290 से 1320 तक कौन वंश चला? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आप इसको इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा, नहीं तो कई बार आप एग्जाम में गलत भी कर सकते, पूछेगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने करी। ऑप्शन में पहला देगा अलाउद्दीन खिलजी, आप देखेंगे खिलजी लिखा है, बस आप इसी को टिक कर देंगे। लेकिन खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न रखिएगा। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। मतलब सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ करी और अस्थायी सेना रखी। ये बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेना को नगद देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने स्टार्ट करी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का दूसरा शासक था, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला शासक था दोस्तों। और इसने अस्थायी सेना भी रखना स्टार्ट किया। अस्थायी सेना रखने के साथ साथ इसने घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसे और सैनिकों के हुलिया लिखने की भी प्रथा स्टार्ट करी। घोड़ों को दागने का मतलब उस पर एक छाप लगाया जाता है, तो उसी को दागना कहते हैं हिंदी भाषा में। तो घोड़ों को दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की परंपरा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में, और खराज क्या होता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर होता था, जबकि उस्र जो होता था, उर्स ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर होता था। लेकिन खराज जो होता था ये गैर मुस्लिम आधार, जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे जो कर लिया जाता था भूमि कर, उसे 50% था भूमि कर, उसे खराज के रूप में जाना जाता था। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट करी थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, कैपिटल कंट्रोल सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, वस्तुओं की मूल्य नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता था, और दक्षिण विजय के अभियान का नेता मालिक कफूर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण विजय जब अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी तो उस समय दक्षिण का नेता कौन था? मालिक कफूर। दोस्तों आपको बता दें कि अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण विजय 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की थी, और रानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती यहीं की राजा रतन सिंह राठौर की पत्नी थी। दोस्तों आपको बता दें कि अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की महत्वपूर्ण विजय करी थी 1303 ईस्वी में। और अलाउद्दीन रानी पद्मावती, जो कि रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी, तो उसी के पीछे पड़ गया था दोस्तों। और जो पद्मावत मूवी आई थी 1-2 साल पहले, वो इसी चीज़ पर आधारित थी दोस्तों। वैसे मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो पद्मावत मूवी आई नहीं, रानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती के ऊपर ही आई थी। और ये राजा रतन सिंह राठौर की पत्नी थी, बहुत ही खूबसूरत अर्थात सुंदर थी, और अलाउद्दीन इनको बहुत ही चाहता था। दोस्तों आपको बता दें कि जो अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंभा महल और जमायत खाना और मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंभा महल, जमायत खाना, मस्जिद आदि का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे वर्क किए। ये वो सिकंदर महान के समान विश्व विजय करना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर ईसानी की उपाधि भी धारण करी थी। वो सिकंदर महान के समान विश्व विजय करना चाहता था तथा एक नवीन धर्म भी चलाना चाहता था। दोस्तों आपको बता दें कि मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। वो नग्न होकर या स्त्रियों के वेश में दरबार में दौड़ा करता था। मुबारक शाह खिलजी भी खिलजी वंश का ही शासक था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, और वो नग्न होकर या स्त्रियों के वेश में भी दरबार में दौड़ा करता था। दोस्तों इसी वजह से उसके दरबार के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो तुगलक वंश है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में से सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? तुगलक वंश का। 94 वर्ष का टोटल इसका कार्यकाल था। दोस्तों आप इस पॉइंट को लर्न आउट रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश कितने से कितने ईस्वी तक चला था? 1206 से 1290। उसके बाद में 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चला, और 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चला। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस वजह से मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। किसने करी थी तुगलक वंश की स्थापना? गयासुद्दीन तुगलक ने। और दोस्तों आपको बता दो कि नहरों का निर्माण करने वाला ये पहला शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है,
तो दोस्तों आपको बता दें कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके बीच में पटती नहीं थी, अर्थात इन दोनों के बीच में मित्रवत व्यवहार नहीं थी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार थे। इसी वजह से निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक से कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली तुम नहीं आ पाओगे, अर्थात दिल्ली में तुम शासन नहीं कर पाओगे। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां भी कहा जाता है दोस्तों, सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था, उसे पागल एवं रक्त पिपास भी कहा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां भी कहा जाता है, पागल एवं रक्त पिपास भी कहा गया दोस्तों, सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था ये, और उस सल्तनत काल का सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि इतना शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति होने के साथ साथ भी इसके शासनकाल में बहुत सारे सुधार देखने को नहीं मिले, बहुत सारी सफलताएं, इसने जितने बिल पारित किए सब असफल हो गए थे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। तो दोस्तों इसी वजह से जो इसका शासन था, विलक्षण व्यक्तित्व वाला तो था ही, लेकिन उतना सही से नहीं चल पाया। दोस्तों आपको बता दें कि जो सर्वाधिक विद्रोह हुए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुए, और इसी वजह से इसका शासनकाल सर्वाधिक सक्सेस नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी ले गया था। उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीका का यात्री इबन बतूता आया, उसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इबन बतूता, दोस्तों आपने इबन बतूता की पोएम बहुत पढ़ी होगी बचपन में, इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े जापान में, वो वाली पोएम आपको अभी भी याद होगी, हो सकता है दोस्तों। तो जो इबन बतूता था वो अफ्रीकी यात्री था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और दोस्तों आपको बता दें कि उस जो सुल्तान थे अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने दिल्ली का उसे काजी नियुक्त किया। काजी उस समय न्यायाधीश को कहा जाता होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो इबन बतूता था, इसने भारत आया था, तो यहाँ की यात्रा, पूरी भारत की यात्राओं का वर्णन उसने किया है। और इबन बतूता ने एक पुस्तक लिखी है, रेहला। तो रेहला नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया है? इबन बतूता। अर्थात रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इबन बतूता। तो आप दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत है पूरा रेहला नामक एक पुस्तक में मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेहला किसका यात्रा वृत्तांत रहा? ये इबन बतूता का, 1333 ईस्वी में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेहला नाम की पुस्तक, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ लिखा भी नहीं है तब भी। दोस्तों आपको बता दें कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने सल्तनत काल में दीवान कोही क्या होता था? एक कृषि विभाग होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत काल में दीवान कोही विभाग अर्थात कृषि विभाग की स्थापना करी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, क्योंकि होली हिंदुओं का त्यौहार होता। मोहम्मद बिन तुगलक चूँकि मुस्लिम था, तो इस वजह से इसने सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया, पब्लिक फेस्टिवल में, और ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था। और 1336 ईस्वी में दोस्तों आपको बता दें कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य की कर्नाटक में इस समय पड़ता है, हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने सिंचाई कर भी लगाया था। दोस्तों आपको बता दी कि उसने ब्राह्मणों से जजिया कर भी वसूला, और उसने सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। चूँकि नहरों का सबसे पहले निर्माण कराने वाला शासक तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। और सिंचाई कर हक ए सर्व नामक नवीन कर भी इसने लगाया था। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया कि हक के सर्व क्या हुआ करता था, तो हक के सर्व एक सिंचाई कर हुआ करता था, जिसे सबसे पहले किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। और हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए शहर हैं दोस्तों। उसमें से जौनपुर जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका एक नाम जौना खां भी था, उन्हीं की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में ही, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही जौनपुर नाम से स्थापना करी थी जौनपुर शहर की। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका एक नाम था जौना खां। दोस्तों आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम लड़कियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात अर्थात दान विभाग की भी स्थापना करी थी। और उसके पास 1,80,000 दास थे। उनकी देख रेख के लिए उसने दीवान बंदगान अर्थात दास विभाग की भी स्थापना करी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ करता था। तो दीवान बंदगान क्या हुआ करता था? एक दास विभाग हुआ करता था। दास का मतलब गुलाम। और उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, दोस्तों वैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इस समय,
तो पीडब्ल्यूडी हम लोगों के डिपार्टमेंट में आता है, मतलब हम लोग उसी में अगर आगे चलकर जॉब करते हैं तो उसी डिपार्टमेंट में जाना होता है। दोस्तों आपको बता दें कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही कराई थी। और फिरोज शाह जो कोटला मैदान है दिल्ली का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। और पीडब्ल्यूडी अर्थात पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करी थी। और वो मध्यकालीन भारत का निरंकुश शासक माना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। तो नसरुद्दीन महमूद कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक। दोस्तों आपको बता दें कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के काल में ही किया था। तुगलक अंतिम शासक था तुगलक का। तुगलक काल का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। दोस्तों आपको बता दें कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का उदय हुआ था। और मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी थी कि आपको कैसे याद करना है इन सब चीज़ों को। गुलाब खिले तो सुगंध लो वाली ट्रिक मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दी थी। दोस्तों हक के सर्व नामक नवीन कर भी लगा दिया था इसने आधार सिंचाई कर। और जो हम इस चीज़ को थोड़ा कवर कर चुके हैं, दोबारा आ गया होगा दोस्तों। तो सैयद वंश अब हम पढ़ेंगे। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खां ने करी थी। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खां। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी थी? रैयत ए आला। और दोस्तों तैमूर के सहयोग से शासक बना था, क्योंकि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में ही तो आक्रमण किया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो मुबारक शाह था, मुबारक शाह के समय सरहिंद ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना करी थी। तो सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना करी थी? तारीख़ मुबारक शाही। तथा मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नगर भी बसाया था। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों इस वंश से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खां ने करी थी। कब से कब था? 1414 से 1451 था। दोस्तों मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, क्योंकि ये इस भी बहुत लोगों को कम याद होती है। तो मैंने सोचा है कि 4-5 बार यदि आपको लर्न कराता रहूँगा पढ़ाते वक्त वीडियो के बीच में, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कब से कब हुई? कब से कब चला? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला। 1290 से 1320 तक क्या चला था? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश कब से कब तक चला था? 1320 से 1414 ईस्वी। उसके बाद में आएगा सैयद वंश। सैयद वंश अब हम पढ़ने जा ही रहे हैं, पढ़ ही लिए हैं। तो सैयद वंश कब से कब तक चला? 1400 से 1451। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। दोस्तों आपको बता दें कि सैयद वंश कब से कब तक चला था? 14 से 1451 तक। अब इसके बाद में हम लोधी वंश पढ़ेंगे। दोस्तों लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर वंश की जो संस्थापक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वंश में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी 1451 से 1489 ईस्वी तक। और लोधी शासक दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक था। अर्थात पहले अफगानी शासक कौन थे? यही लोधी शासक। और लोधी शासक में पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना करी थी 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी का कार्यकाल था। और दोस्तों आपको बता दें कि महाराणा सांगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित भी किया था। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने खतौली के युद्ध में हराया था। दोस्तों आपको बता दें कि सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक इस वंश का सबसे महान शासक था। उसने आगरा शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में कराया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया कि हम कुछ आपको बता ही नहीं सकते कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। और दोस्तों कब करी थी? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। दोस्तों मैं आपको सिकंदर के बारे में बात नहीं बता रहा हूँ। सिकंदर महान वो दूसरा था, वो मकदूनिया, वो दूसरी जगह का शासक था, वो भारत का नहीं था, भारत का शासक नहीं था। उसने सिर्फ विश्व विजय के तहत अभियान चलाया था। तब राजा पोरस से उसका युद्ध हुआ था झेलम अर्थात बितस्ता नदी के तट पर, जिसे हाइड स्पीच का युद्ध भी जाना जाता है। 326 ईस्वी पूर्व में वो युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सिकंदर लोदी, सिकंदर के महान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं सिकंदर लोदी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों आपको इसलिए मैं इस टर्म आपको अलग बता दिया, क्योंकि कई दोस्त ये समझ जाते हैं कि सिकंदर लोदी और सिकंदर एक ही था। सिकंदर लोदी सर्वथा दूसरा शासक था, जो कि लोदी वंश का शासक था। दोस्तों आपको बता दें कि उस वंश का सबसे महान शासक था सिकंदर लोदी।
और इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का निर्माण किया और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। 1504 में आगरा शहर का निर्माण कर लिया और 1506 ईस्वी में क्या किया, आगरा शहर को अपनी राजधानी बना लिया। और सिकंदर लोदी ने भूमाप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। तो वैसे अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप तो खुद ही ऐसे कर लेंगे कि गजे सिकंदरी में सिकंदर नाम छुपा है, तो इसने सिकंदर लोदी ने ही स्टार्ट किया होगा। तो दोस्तों ये वाला तो वैसे भी आप बता सकते हैं। और जो उसने आयुर्वेद के ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर लोदी ने। वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी। और इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी पानीपत का जब पहला युद्ध था 1526 ईस्वी में बाबर से पराजित हो गया तथा युद्ध में मारा गया था दोस्तों। इस वजह से यहीं पर लोदी वंश का अंत हो जाता है और यहाँ से आता है क्या, ये मुस्लिम वंश के शासक आ जाते हैं, अर्थात बाबर वगैरह आ जाता है। तो अभी तक हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ना चाहा था। तो सल्तनत काल के पांचों वंश इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बारी बारी से बताया है दोस्तों। अब आपको बता दें कि जो इम्पॉर्टेंट स्थान थे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट टेम्पल या इम्पॉर्टेंट मस्जिद थी या इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिन्होंने बनवाया था, कहाँ पर थे, तो ये सब पूछा जाता परीक्षा में। तो हमने सोचा इसको भी इकट्ठा ही बता देते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी दोस्तों। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था दोस्तों। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इल्तुतमिश ने अजमेर में बनवाई थी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। फिरोज शाह कोटला का किला और मैदान फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ने बनवाया था। चार मीनार कुली कुतुब शाह। दोस्तों आपको बता दें कि चार मीनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबको नहीं पता होता। तो चार मीनार की चंद निर्माता कौन था, कुली कुतुब शाह। और चार मीनार है कहाँ, हैदराबाद में। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ में है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने करी थी जो कि गुजरात में है। और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी क्लियर कर लेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि जौनपुर का संस्थापक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। आगरा सिकंदर लोदी। विजयनगर की हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी थी, तो हरिहर। हैदराबाद की निजाम उल मुल्क ने। हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी, निजाम उल मुल्क ने। अमृतसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी, गुरु रामदास ने। पटना की स्थापना शेर शाह ने करी थी, शेर शाह सूरी वही। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी थी और अजमेर की स्थापना अजय राज ने करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम सल्तनत काल को कंप्लीट कवर कर चुके हैं और रिपीट ट्रिपल एस सी पेट के अनुसार हम अब मध्यकालीन इतिहास पर बढ़ रहे हैं। हमने प्राचीन इतिहास पूरा कवर कर लिया है दोस्तों। यदि आपको अभी भी प्राचीन इतिहास तैयार नहीं हुआ है तो वीडियो को कम से कम 3-4 बार आप रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आप वीडियो बार बार देखेंगे दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा मिनट की मेरी वीडियो भी नहीं रहती और एक ही वीडियो में कंप्लीट सिलेबस पूरा डिटेल्स रहता है। तो मैं ऐसे नहीं वीडियो बनाता कि 10-20 विकल्प ले आया उसी को हमने सॉल्व करा दिया और कह दिया कि कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं। मैंने कंप्लीट पूरी थ्योरी आपको प्रोवाइड कराई है। और दोस्तों किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप मत सोचिए कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा करके किसी भी परीक्षा को निकाल सकते हैं। दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो सकता है आप एक ही आंसर पता कर पाएँ, लेकिन एक थ्योरी वाले एक लाइन के क्वेश्चन से आप कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। उस क्वेश्चन से बनाया जा सकता है, वो कहाँ हुई थी स्थापना, किससे रिलेट करता है, इन सब चीज़ों से बनाया जा सकता है। तो हमने आपको कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ा दी है सल्तनत काल की। और सल्तनत काल में 5 वंश हुए थे, उनकी पूरी मैंने डे टू डेट पूरी बता दी है, पूरी डेट बता दी है। और A to Z जितनी चीज़ें हुई थी हमने लगभग मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती होगी और आपको ये कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। यूपी प्लस सीपेट का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपकी एग्ज़ाम 15 से 16 अक्टूबर को है। तो दोस्तों आप अपने मन में इस बात को बनाए रखिए कि हमें एग्ज़ाम 15 से 16 अक्टूबर को देने जाना है। दोस्तों आप कभी भी अपने मन में ये मत लाइए कि अभी एग्ज़ाम हो सकता है और एक्सटेंड हो जाए, था डेट पोस्टपोन्ड हो जाए। आप डेट पोस्टपोन्ड होने वाली नहीं है। और वैसे भी क्या होगा अगर 1-2 दिन पोस्टपोन्ड ही हो जाता है एग्ज़ाम। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इस समय बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है। दोस्तों अभी लेखपाल मेंस का एग्ज़ाम ही हुआ है कि अभी फॉरेस्ट गार्ड के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं और इसमें वो परीक्षाएं लगातार कंटिन्यू करा रहा है, उसके रिजल्ट भी दे रहा है दोस्तों, वर्किंग कर रहा है इस समय यूपी ट्रिपल एस सी सही तरीके से। तो कहने का मतलब है यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस साल ही आपकी गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी दोस्तों। इस वजह से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट है इस समय। आपकी पढ़ाई
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता है तो हम उस समय कुछ नया नहीं पढ़ पाते, और उस समय नया पढ़ना उचित भी नहीं होता, क्योंकि नई चीज़ों को पढ़ करके हमें जो चीज़ें पुरानी होती हैं वो भी भूल जाती हैं, जो हम पुरानी पढ़े होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपको जितने से ज़्यादा जितना हो सके नया पढ़ लीजिए, आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लीजिए, और एग्ज़ाम जब आ जाए तो उससे कम से कम 10 या 15 दिन पहले आप अपने सिलेबस को रिवीजन करिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे सही मकसद यही होता है, उस एग्ज़ाम के सिलेबस को बार बार रिवाइज करना। अगर सिलेबस रिवाइज नहीं करना मतलब सिलेबस में क्या क्या है उस पैटर्न को रिवाइज करना, उस टॉपिक को रिवाइज करना, हर चीज़ को कवर कर लेना। और एग्ज़ाम देने से पहले यदि आप हर चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाए, रिवाइज नहीं कर पाए, तो दोस्तों आपको एक डर सा बना रहता है कि क्या पता हम अभी ये छूट गया है, वो छूट गया है। दोस्तों इसी वजह से जब एग्ज़ाम से पहले हम अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लेते तो हमें एक आत्मसंतुष्टि मिल जाती कि हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कवर कर लिया है, और परीक्षा में हम फतेह करके ही आएंगे, अर्थात परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर ही देंगे, अर्थात परीक्षा को फोड़ ही देंगे। तो कहने का मतलब है आप इम्पॉर्टेंट है ये बातें कि आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करिए। दोस्तों किसी भी हार्ड वर्क इज के टू सक्सेस, कहने का मतलब है सफलता की कुंजी ही हार्ड वर्क होती है। लेकिन हमें गधे की भांत वर्क नहीं करना है, गधा बहुत वर्क करता है लेकिन घोड़ा नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब गधे की भांत हमें कठिन परिश्रम ही नहीं करते रहना, हमें कठिन परिश्रम करते रहना, साथ में स्मार्ट वर्क। स्मार्ट स्टडी का कहने का मतलब ये होता है कि हमें अपने परीक्षा को रिलेट करते हुए पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम देने जा रहे हैं पेट का एग्ज़ाम या ग्रेड सी का एग्ज़ाम या ग्रुप सी का एग्ज़ाम या ग्रुप बी का एग्ज़ाम, अब करने लगे यूपीएससी की तैयारी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के सिलेबस पॉइंट आप उससे पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी में डीपली पूछता है, लेकिन आपको यहाँ उतना नहीं डीप पूछा जाएगा, ना ही तो उतनी कठिन बातें पूछी जाएंगी। क्योंकि आप एक प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसके बाद मेंस देंगे, वो भी ग्रुप सी का होगा, तो ग्रुप सी में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनाए जाते जो ग्रेड सी के एग्जाम होते, ग्रेड बी तक का। दोस्तों इस वजह से आप इम्पॉर्टेंट है ये बातें, और आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करिए। और यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग।